अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। आज दो बड़े अहम मामलात हैं जिनकी पर हम बातचीत करेंगे। एक तो नैब में एक नए रेफरेंस की तैयारी हुई है। इब्तदाई तौर के ऊपर नैब ने अपनी तहकीकात इंक्वायरी जो है मुकम्मल की है और ये इमरान खान और बिशरा बीबी के खिलाफ एक नया केस बनाया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उन्होंने 10 ऐसे ताइफ जिनमें 7 घड़ियाँ शामिल थी और 3 जो जवाहरात थे, जेवरात थे, वो उन्होंने मार्केट वैल्यू जो है कि उसकी कम लगवाई और वो जो उन्होंने 50% कीमत अदा करके ख़रीदी थी। लेकिन दूसरा, उन्होंने ये तोशाखाना में जमा कराए बगैर जो है कि वो अपने पास रख लिए, कब्जे में लिए, और फिर कस्टम अप्रेजर ने जो है कि वो प्राइवेट अप्रेजर की कीमत पर इन्हिसार किया, उन्होंने खुद इसका तखमीना नहीं लगाया। एक ये मामला है और दूसरा मामला जो अदलिया में दबाव के हवाले से था। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उसके अंदर जो है कि तमाम मामलात का जिक्र किया और उस मामले में एक केस ऐसा था जो इमरान खान के खिलाफ उनकी मुबैना बेटी का केस, जो टेरियान केस के नाम से भी मशहूर हुआ, उसका हवाला दिया गया और कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उस केस के अंदर मुदाखलत भी की और दबाव भी डाला और उसमें 2 जजेस ने अपना फैसला जो है महफूज फैसला किया गया था। 2 जजेस ने अपना फैसला लिख के दे दिया था, वो अपलोड भी हुआ वेबसाइट पे, लेकिन फिर वहाँ से उतार लिया गया और कहा गया कि नया बेंच बनेगा। चीफ जस्टिस उस बेंच की सरबराही कर रहे थे मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब ताहिर, उसमें बाकी 2 रुकनी उस 3 रुकनी बेंच में 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान थे। अभी जो है कि वो दोबारा जो है 1 साल के बाद 3 रुकनी बेंच बनाया गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में। अरबाब ताहिर जस्टिस भी इसमें होंगे और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ जो है वो भी इसमें होंगी और ये मामला 21 मई को जो है कि अब इसके लिए समाअत मुकर्रर की गई है। और उस पैराग्राफ में ख़त में लिखा गया था कि DGC जो है ISI चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मुदाखलत नहीं होगी। तो ये मामला जो उस ख़त में तज़किरा था कि मुदाखलत हो रही थी, दबाव डाला जा रहा था, इस केस में हवाले से भी उसको अगर दोबारा से उसकी समाअत हो रही है तो क्या दबाव अभी भी मौजूद है या अदलिया खुद से ये इस केस को दोबारा कर रही है? और फिर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो जजेस के दबाव का मामला है और जो इस वक्त तमाम ऑडियो केस से लेकर अब तमाम नोटिस जारी किए जा रहे हैं ऑफिशल्स को, उसमें सदर पाकिस्तान जो है आइनी किरदार अदा कर सकते हैं और वज़ीर आज़म सोच विचार कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को कहा जाए कि वो अपना किरदार अदा करें। तो आईन पाकिस्तान या कानून इस किस्म के मामलात में सदर पाकिस्तान को क्या इख्तियारात देता है, ये वो मामलात हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर कानूनदान है वो हैं और इफ्तिखार शराई साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। राय साहब, आपसे शुरू करते हैं कि आप नैब को बहुत गहराई से और उसको बड़ी अंदर से जानते हैं। तो ये जो इसमें केस बनाया है तोशाखाना का, पहले भी इमरान खान को तोशाखाना में सज़ा हो चुकी है और आलमोस्ट इसी किस्म के एलिगेशन थे और उसमें भी 1 घड़ी और ये चीज़ें रखी गई थी। अब मज़ीद 7 घड़ी और 3 जो है कि वो जेवरात के सेट आ गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक ही मामला है जिसमें बार बार केसेस बनाए जा रहे हैं या ये डिफरेंट नोयत का होगा, ये केस बन सकता है? देखिए, मेरी नज़र में जो पहले भी केसेस बने हैं वो इंतहाई मुज़ायका खेज केसेस हैं। उन केसेस का आपने देख लिया कि जी एक में सस्पेंशन हुई है, दूसरा केस भी किसी सर पैर पे नहीं खड़ा हुआ और ये केस भी अगर बनता है तो मैं समझता हूं कि ये रेफरेंस बनने से पहले ही चैलेंज हो जाएगा और शायद अदलिया इसको इजाजत ही ना दे नैब को इस किस्म की कि जी एक केस को बिट्स एंड पीसेस में एक ही ट्रांजैक्शन को मुख्तलिफ पार्ट्स करके केसेस बनाना, ये कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ना ही नैब का कानून और ना ही जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो कि एप्लीकेबल है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस पे। तो ऐसी सिचुएशन में अब नैब तो अपनी तरफ से लगा हुआ है और वो कोशिशें क्या कर रहा है, नैब को गालिबन नज़र नहीं आ रहा कि जी वो अरबों रुपए का जो गंदम का स्कैंडल था, वो जो इस वक्त मार्केट पाकिस्तान में जो गंदम बेचारे यहाँ के किसानों की है वो पड़ी हुई है और एक खराब गंदम इंपोर्ट की गई वो नजर नहीं आ रहा और रेस है कि घड़ी नजर आ रही है कि जी घड़ी का तीसरा रेफरेंस बना रहा है और ये चीजें जो सी हैं बायस से एक हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नैब, जिसको ऑलरेडी उसका केस चल रहा है और अब वो इस खत्म होने के दहाने पे है, लग रहा है कि वो अपीलें हुकूमत की अलाउ हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में अब वो केस बना रहा है तो ठीक है और अपनी हर्जा सराई और अपनी एम्बेरसमेंट होगी, अदरवाइज इस केस में
कानूनी तौर पे अब मुझे नहीं पता वो क्या केस बना रहा है, क्या केस बनाएगा कि जी क्या इनकी कीमतें कम लगवाई गई, वैल्यूएशन की कोई बात करेंगे, क्या करेंगे। यही और दो ही चीजें उसमें हैं राय साहब। एक तो ये इस चीज का तो एडमिट वो कर रहे हैं कि 50% कीमत अदा करके उन्होंने लिया। वो कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने जमा कराए नहीं और बारों बार अपने पास रख लिए और फिर बाद में पैसे दे दिए, और दूसरा ये कह रहे हैं कि एक प्राइवेट अप्रेजर से कीमत लगवाई गई है। कस्टम के अप्रेजर ने भी प्राइवेट के ऊपर डिपेंड किया, खुद इंडिपेंडेंटली उसकी नहीं की कीमत उसकी शायद ज़्यादा है, तो ये अब असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये हमें बताएं कि ये जो असेसमेंट की जाती है, ये अगर असेसमेंट करने वाले ने अगर गलत किया है तो गिफ्ट लेने वाला जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम आएगा या वो जिसने असेसमेंट गलत किया है? देखिए, अगर तो गिफ्ट लेने वाला इमरान खान है, फिर तो लाजमी तौर पे नैब को पूरी तरीके से पूरा नैब जो करना होगा कि किसी तरीके से ये करना है। लेकिन अगर गिफ्ट लेने वाले आसिफ अली जरदारी साहब, जिनका वो गाड़ियों का केस है, और मियां नवाज शरीफ साहब, जिनका अपना तोशाखाना का केस था और गाड़ियां जो ली नहीं जा सकती थी वो केस था, तो वहां पे नैब जाके कह देता है कि जी कोई केस नहीं बनता। यही वैसे सवाल चेयरमैन अब ये नैब जो है, मौजूदा चेयरमैन नैब जी, उन्होंने खुद भी घड़ियां ली हुई हैं, ये जब मिलिट्री सेक्रेटरी होते थे। वो जी इन्होंने तो फिर वो कॉपी ली होगी, लेकिन आजकल कॉपी की घड़ियों का बड़ा रुझान चल रहा है। देखिए, बात ये है कि ये क्या हो रहा है, ये एक मजाक हो रहा है इस कानून के साथ, और यही मेन उसमें एलिगेशन है। ये जो नैब के केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि जी ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के विक्टिमाइजेशन है। लिए जब से बना इस्तेमाल हो रहा है। अब भी पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग और विक्टिमाइजेशन हो रही है, और ये उसकी एक बिल्कुल मुंह बोलता सबूत है कि जी देख लें, आज भी नैब वही कर रहा है। और नैब का अरबों रुपए का बजट सिर्फ इसलिए रह गया है कि जी वो उसने ये केस बनाना है। कि अब आप देख लें कि आपने कोई सुना कि किसी और की तरफ नैब ने कोई बड़ा स्कैंडल पकड़ा? हर पूरा रोज कोई ना कोई आजकल स्कैंडल तो लगता है सामने आ रहा सिर्फ जो है कि वो पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के ऊपर ही फोकस है। मैं जरा शराई साहब आपसे भी पूछता हूँ, ये ख़ास तौर के ऊपर ये जब से सुप्रीम कोर्ट में उनकी वीडियो लिंक हाजिरी हुई इमरान खान की, तो वो एक तस्वीर निकली, तो उसके ऊपर भी तहकीकात हो रही हैं, बड़ी सख्त तहकीकात हो रही हैं कि जनाब ये कैसे हो गया। तो ये आपको लगता है कि ये नए केसेस बनाना, ये करना, कि अभी बज़ाहिर एपरेंटली नज़र आ रहा है कि पुराने जितने केसेस जिन्होंने सजाएं भी दी थी वो भी एक एक करके जो है कि वो पतझड़ की तरह जो है कि वो ख़त्म हो रहे हैं, तो अब नए केसेस बनाए जा रहे हैं ताकि उनको अभी अंदर रखा जाए कि उनकी एक तस्वीर के बाद जो है कि वो मिनट सेकंड्स के अंदर वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो जाती है। अगर वो खुद बाहर आ गए तो फिर क्या होगा? तो इस पूरे के पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप समझ रहे हैं कि शायद उसकी तैयारी हो रही है, वाकई जेन्युइन केस है? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल में जो आपने सवाल के अंदर उसका जवाब दिया, और जो आपके असेसमेंट है बतौर जर्नलिस्ट के, बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना, उनको एंगेज किए रखना है। और क्योंकि इस वक्त हुकूमत वक्त को मालूम है कि तकरीबन तमाम केसेस में उनकी इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि आपको याद है कि जब ये जो आखिरी नैब कस्टडी जो तोशाखाना केस के अंदर जो, और दूसरा 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो आखिरी जमानत दी गई है, गोया कि आप अंदाजा लगाएं कि नैब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस केस में जमानत ना देने से मुतालिक, गोया कि कहा यह जा रहा है कि अगरचे हमने मुलजिम से इन्वेस्टिगेशन तो मुकम्मल कर ली है, लेकिन क्योंकि मुलजिम बड़ा बाअसर आदमी है और वो बाहर आएगा तो 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्टॉर्ट कर सकता है। गोया कि कितना महज का खेज आर्गूमेंट रखा गया है अदालत के सामने, जिसको फिर अदालत ने रिजेक्ट करके तो 12 सफ़ात मुश्तमिल फैसला सुनाया गया कि जिनको जमानत पर रिहा करें। तो मेरा ख्याल में अब नैब को मालूम है, रियासत को मालूम है कि इमरान खान को ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रखा जा सकता, तो फिर क्या किया जाए? बेहतर यह है कि फिर टैनियन वाइट का केस दोबारा खोला जाए, इसी तरह फिर कुछ नए मुकदमात बनाए जाए। लेकिन वो जो आपने सवाल किया है कि बुनियादी तौर पर जो कीमत का तयन करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करता। ऐसा तो हरगिज नहीं होता कि जिसको तोहफा मिला है वो चाह के तो मार्केट्स में जाके तो रेट लगवाता है, जो रेट वो लगवा के आता है तो उसी के ऊपर सब कुछ आ जाता है। कैबिनेट डिवीजन का ये काम है, और उनके न सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्कि मिलिट्री सेक्रेटरी भी सारे प्रोसेस के अंदर शरीक होते हैं। और आपको याद है कि तोशाखाना केस के अंदर बार बार जो उस वक्त इमरान खान साहब कह रहे थे कि मेरी को एविडेंस यहाँ पे जो मेरे गवाहान है उनको बुलाया जाए, उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी का भी नाम दिया था उन्होंने। बिल्कुल अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को बार बार कह रहे कि उनको बुलाया जाए, वो सारे प्रोसेस में शरीक थे। तो अगर इसको अंडर वैल्यू किया गया तो ये लोग उसके जिम्मेदार हैं।
लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है खालिद साहब कि जिस तरह साइफर केस के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जिसकी कुछ आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां थी, आपने उनको अप्रूवर बना के तो प्राइम मिनिस्टर को और वजीर खारजा को आपने टांग दिया। तो लगता ये है कि यहाँ पे भी कहानी कुछ तरह की हो रही है और मोर इम्पोर्टेंटली उनकी तवील अरसे तक कस्टडी मांगी जाएगी ताकि उनकी जमानत न हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगेन अब अदालतों का इम्तिहान है, क्योंकि इसके अंदर मैलाइटी तो बिल्कुल नजर आ रही है। नैब को ना तो शुगर स्कैंडल नजर आ रहा है जिसके ऊपर 800 सफात के ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट आई थी, नहीं वो आज शराइस साहब वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो उसमें तो वो जहांगीर तरीन साहब का नाम नंबर 1 में है। तो अंदाजा लगाए ना। मैं कहता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब ने पीडीएम की सरकार में जो 70 अरब रुपए का आटा लोगों को दिया गया है, वो फरमा रहे कि 20 अरब की करप्शन उसके अंदर हुई है, बट इस नैब को वो तो नजर नहीं आ रही, तोशा खाना की घड़ी नजर आ रही है। और मैं हैरान होता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तोशा खाना का केस खत्म हुआ है, वहां पे जो नैब ने सवालनामा भेजा मुलजिम को और जो मुलजिम ने जवाब अपनी मर्जी से दिए हैं, उन जवाबात को अदालत में जमा करवा के तो केस को क्लोज करने की दरखास्त नैब की जानिब से की गई है। तो ये नैब तो मेरे ख्याल में आज नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जनाब इस इदारे को अब लोगों का एहतसाब के लिए इस्तेमाल, जो भाई ये इदारा आपके दौर में भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ, अभी भी हो रहा है, हो रहा है, ये एहतसाब के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा। राय साहब एक चीज बताएं आप, फिर शराई साहब इस पे आप भी कमेंट कीजिएगा कि जो अभी एक बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है एटलीस्ट हाई कोर्ट लेवल के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि अदलिया उस प्रेशर से बाहर निकली है। अब नोटिस सर्व किए जा रहे हैं इदारों के सरबराहान को, चाहे वो ऑडियो लीक्स का मामला हो या बाकी तौहीन अदालत के मामला हो, या अगर कोई चढ़ाई करता है अदालत के ऊपर तो उसकी भी तलबी हो रही है। तो ये जो केसेस नए बनाए जा रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि लोअर लेवल के ऊपर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या ये नैब कोर्ट्स या स्पेशल कोर्ट्स हैं, ये जो हमें ऊपर नज़र आ रहा है कि थोड़ा हौसला मिला है अदलिया को, ये हौसला नीचे भी पहुंचा है? आप समझते हैं कि ये वहाँ केसेस जाएंगे तो अब नीचे अदालत जो है कि इसको मेरिट के ऊपर देख सकेंगे या वैसे ही होगा जैसे पहले केसेस में हुआ था? देखिए, नीचे जाके मैं नहीं समझता कि वो इतना प्रेशर को सस्टेन कर सकेंगे। अगर तो ये इन्वॉल्वमेंट की जो बात है, इस पे कोई मंतकी अंजाम तक ये जो कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हैं ये जाती हैं या किसी को सजा होती है, फिर तो नीचे भी इसका ट्रिकलिंग इफेक्ट जाएगा। लेकिन अगर ऊपर कुछ नहीं होता तो फिर नीचे ये मैं नहीं समझता कि वो जजेस में इतनी बहरहाल हर जज हर शख्स मुख्तलिफ होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि जी जब हाई कोर्ट में एक दफा 2 जजेस ने बरी कर दिया, उनका फैसला आ गया और उसके बाद दोबारा से बेंच बन के अगर एक केस को चला रहा है तो वो लोग भी तो देखेंगे कि जी ऊपर क्या हो रहा है और हमने क्या करना है। बात यही हो रही है कि जी नीचे से फिर अगर ये होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि जी जब वो ऊपर आएगा या अभी चल रहा होगा या नैब की तफ्तीश इन घड़ियों में हो रही होगी और वो कस्टडी मांगेंगे तो फिर इसकी जमानत हो जाएगी। पर्पस वही है कि जी अब नजर आ रहा है कि अब साइफर केस का भी ऑलमोस्ट कंक्लूजन आने वाला है और उसमें भी नजर आ रहा है कि एक इक्विटल होना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो यूज किया है वर्ड अभी वो बड़ा उन्होंने अच्छा कहा है कि जी मेलाफाइडीज आर क्लियर ऑन द फेस ऑफ इट। तो जब सामने बाज़ाहिर मेलाफाइडीज नजर आ रही हैं तो मेरे ख्याल में अब की बार ये जब पिटीशन आएगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो उनका व्यू बड़ा डिफरेंट होगा और वो यकीनी तौर पे अब नैब को भी बुलाया जाएगा कि जनाब आप आ जाइए, ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन है और उनका रिकॉर्ड और ये चीजें ऑलरेडी बुला ली गई हैं। तो ये चीजें सस्टेन नहीं हो सकती, नहीं कर सकेंगे, ये फैसले नहीं होती सस्टेन। शिराई साहब आपका क्या ख्याल है कि आप समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो कोर्ट्स हैं वहाँ उनको कोई थोड़ी सी तकवीयत या हौसला मिला है जो ऊपर हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा स्टैंड लिया हुआ है अभी? यकीनन मेरे ख्याल में इस मुल्क में अदालतों के इन्फ्लुएंस होने की एक तारीख तो है, मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेके अब तो मुल्क की सुपीरियर कोर्ट भी ये कह रही है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को गोया कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, उनका भी जुडिशियल मर्डर हुआ। उसके बाद उन्होंने जितने लोगों ने मार्शलाओं का अप्रूव किया, आज आपके चीफ जस्टिस कहते हैं कि वो उनको इस मुल्क का जज नहीं मानते। तो मेरे ख्याल में जब इस तरह की गुफ्तगू हो तो उससे यकीनी तौर पर नीचे के लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको भी असर पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब एक वो अदलिया के जो अपने लिए इंसाफ मांग रही है,
जो ये समझती है कि मुल्क के अंदर अगर कानून और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाना है तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब होना यही चाहिए असूलन, और ये तकाजा है वक्त का कि वो थोड़ा सा तगड़े हों, वो अपनी टांगों में जान डालें और इस तरह के जितने भी प्रेशर्स हैं उनके सामने खड़े हो जाएं। तो मेरा ख्याल में तभी जाके हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जो रातों रात पार्टीज बनाना है या लोगों की वफादारियां तब्दील करना है या किसी की पगड़ी उछालना है या बकौल फैसल वाडा साहब किसी की पगड़ी के साथ फुटबॉल खेलना है, ये सिलसिला उस वक्त बंद होगा कि जब अदलिया को थोड़ा सा स्टैंड देगी। तो मेरा ख्याल में उम्मीद करते हैं हम खालिद कि वहाँ पे अच्छी सूरत हाल कुछ हो रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। यही जो अदलिया के ऊपर दबाव और ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी का जो केस दोबारा 1 साल के बाद उसको खोला गया और जबका फैसला कुछ लिख लिया गया हो, फैसला महफूज कर लिया गया हो, तो फिर दोबारा से उस केस की असर नो समात या नया बेंच तश्कील देना, इसमें कानून आइन क्या कहता है, इस वाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले में बातचीत जारी रखेंगे। राजा आमिर अब्बास हमारे साथ हैं और खास शराई साहब भी हमारे साथ हैं। राय साहब, ये बताइएगा कि ब्रेक से पहले जो मैं सवाल छोड़ के गया था कि एक ऐसा केस जिसमें समात मुकम्मल हो चुकी हो, जजमेंट रिजर्व हो, 2 जजेस ने फैसला लिख छोड़ा हो और वो फैसला अपलोड हो चुका हो, लेकिन फिर उस बेंच का तब्दील होना, नया बेंच बनना, 1 साल तक मामला लटकाए रखना, ये प्रोविजन है ऐसी मौजूद कि ये हो सकता है या ये भी अनप्रेसिडेंट नजर आता है आपको? देखिए, जो पाकिस्तानी कवानीन हैं उनमें अभी मैं तो समझता हूँ ये जितने भी इमरान खान साहब के केसेस हैं, इसमें लफ्ज कानून को आप बिल्कुल माइनस करके देखें कि ये जो कानून या प्रेसिडेंट्स हैं या जो हमारी लाइब्रेरीज में इतने बड़े बड़े फैसलों के हजारों किताबें होती हैं, उनमें आप यकीन कीजिए कि कोई आपको एक भी पाकिस्तानी 75 साल तारीख में ऐसा फैसला नहीं मिलेगा कि जिसमें एक 2 जजेस का फैसला सामने आ जाए और उसके आने के बाद दोबारा से एक ऑल टुगेदर नया बेंच बन जाए और दोबारा से री हेयरिंग। अब तो री हेयरिंग होगी क्योंकि 2 जजेस ने तो इस केस को सुना नहीं। मतलब ये कि फिर वो दोबारा से आर्ग्यूमेंट्स होंगे और अब देखना ये है कि वो तीसरे जज जो ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं वो इसमें क्या कहते हैं कि जी वो इसमें बैठते हैं और बैठ के दोबारा से हेयरिंग करते हैं या कहते हैं कि जी मैं तो इस केस का फैसला कर चुका हूं, मैं इसमें कैसे बैठ सकता हूं। तो अब देखना होगा कि जब इसकी भी हेयरिंग होगी 3-4 रोज के बाद, तो उसमें क्या इसमें सिचुएशन बनती है। अदरवाइज कानूनी तौर पे किसी भी एंगल से किसी भी तरह से ये एक अपनी नौयत का यकीनी तौर पे वाहिद और अनोखा केस है कि जो कि अभी उभर के सामने आया है। वैसे लाइटर नोट पे इमरान खान साहब को ये क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने फिर ये जो नया पाकिस्तान या एक तब्दीली वाला पाकिस्तान कहना चाह रहे थे, तो अदलिया के अंदर भी बहुत सी नई चीजें इजाद हो गई हैं। देखिए, ये क्रेडिट ऑन द लाइटर नोट तो सही है, अदरवाइज ये बायस शर्मिंदगी है हमारे लिए एज लॉ स्टूडेंट्स कि जब हम देखते हैं कि ये अदालतों में क्या हो रहा है, कैसे क्रिमिनल ट्रायल्स चल रहे हैं, कैसे एक एक्यूज्ड का हक दिफा खत्म किया जाता है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट खत्म किया जाता है, ये कहीं नहीं हो सकता। यकीन करें कि दुनिया में अगर इसको देखा जाए तो लोग हंसेंगे और कहेंगे कि वाकई ही इस मुल्क में बात तो जहां हम देखते हैं करते हैं कि जी आइन की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ, और लॉ यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा। बट अनफॉर्चुनेटली अब इमरान खान साहब की टीम को भी चाहिए कि ये जो नया बना है बेंच, इसको मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देना चाहिए कि जनाब ये क्या हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसमें भी, चूंकि वो सबसे बड़ी मुल्क की अदालत है, एक फैसला दे कि आया ये चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा राजा साहब, ये भी बताइएगा, ये बताइएगा कि ये केस इसलिए बड़ा स्पेसिफिकली मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि इसका उस खत के अंदर जिक्र था, 6 जजेस के जो खत था उसके अंदर जिक्र था, और उस जो पैराग्राफ है इस केस से मुतल्लिक, उसी पैराग्राफ में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस में मुदाखले से मुतालिक जो है डीजीसी से बात भी की और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अब हम नहीं करेंगे ऐसी मुदाखलत दोबारा। तो इस केस का दोबारा लगना आपको की स्मेल फील होती है कि नहीं? इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस था तो ये दोबारा हो रहा है, अदरवाइज तो कोर्ट इसको डिसाइड कर सकती थी कि 2 का फैसला आ गया, केस खत्म। देखिए, अब ये चूंकि ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो इस स्टेज पे ये कहना है कि जी क्या इसमें नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो खत का अच्छा वो मामला खत का, हाँ ठीक है जी हाँ।
जी ठीक है, तो हम इस वक्त ये इस पे कोई एजम्पशन या प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि क्या है। तो वट एवर इट इज, ये कानूनी नहीं है, ये एक गैर कानूनी और एक काम है। ऐसा है कि जो कि प्रोसीजर के या हाई कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स इस चीज की गालिबन इजाजत नहीं देंगे। और जो ऑन टॉप होता है कि जिसको कहते हैं कि जी ये आईन पाकिस्तान जो कि कहता है कि किसी शख्स को एक ही जुर्म में 2 दफा ना कन्विक्शन हो सकती है ना उसका ट्रायल हो सकता है। तो ये एक दफा अगर हो चुका है तो दोबारा ये फिर तो नहीं हो उसका सकता। दोबारा से एग्जैक्टली वही चार्जेस हैं, दोबारा से उसको सुना जा रहा है। तो ये तो अब स्पीचलेस कर देती हैं ये सही। चीजें कि आप कुछ नहीं कह सकते। शिराई साहब, ये इसी केस के तनाजुर में थोड़ी बात आगे भी बढ़ाते हैं कि राना साहब का एक बयान रात को मेरी नज़र से गुजर रहा था कि वो ये कह रहे थे कि ये जो सारा तनाज़ा पैदा हुआ है, कन्फ्रंट्रेशन नज़र आ रही है एग्जेक्टिव एजेंसीज और अदलिया की, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे हैं कि सदर साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि वो कोई अपना आइनी किरदार अदा करें। आप ये समझते हैं कि बग़ैर ये एग्जेक्टिव की या एजेंसीज की मुदाखलत ख़त्म किए बगैर सदर साहब को किरदार अदा कर सकते हैं, या सदर साहब वाकई उनके पास इतनी सलाहियत एहलियत है कि सारी सिचुएशन में कोई नॉर्मल कर लेंगे हालात को वो? नहीं, मेरा ख्याल में पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ राना साहब से कि आइन के अंदर कहाँ ये दर्ज है कि अगर इदारों के दरमियान कन्फ्रंटेशन की फिजा पैदा हो तो सदर पाकिस्तान को कोई किरदार बनता है। गोया कि फिर वही आपकी रविश पुरानी है, गोया कि चीज़ों को अदरवाइज आपने मैनेज करना है और आपने आइनी रास्ता इख्तियार नहीं करना बल्कि गैर आइनी रास्तों से चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। तो भाई मेरे, अगर आपकी नीयत दुरुस्त है और आप समझते हैं कि चीज़ों को ठीक करना लाजिम है तो फिर दिन के उजाले में खुलेआम मिलें, लोगों को अंगेज करें और गुफ्तगू करके तो कोई नया इमरानी मुआहदा आपने करना है या आपने इदारों को अपने दायरा कार में लेके आना है तो करें। बजाय ये कि आप किसी एक शख्स से कह रहे हैं कि अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करें और फिर रात की तारीखों में मामला के ऊपर गुफ्तगू हो और उनको मैनेज किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये हरगिज़ दुरुस्त रवैया नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक जुमला, ये जो कैरियन वाइट से मुताल्लिक केस है, आप तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में इसको 2 जजेस पहले डिसाइड कर चुके हैं, 2-1 की मेजॉरिटी से डिसाइड हो चुका है। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2018 के इलेक्शन में इफ्तिखार चौधरी साहब साबिक चीफ जस्टिस तो यही एतराज लेके तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी गए थे इमरान खान के खिलाफ। इसको फ्रिवलेस करके तो दीवार पे दे मारा गया, तो उसको फजूल कहा गया था, बेकार कहा गया था और इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ऐसी चीजें कि जो ऑलरेडी तय हो चुकी हैं और इसके अंदर ना तो रियासत अग्रीव्ड है ना कोई और है, आप सादिक और अमीन की तराजू में तोलने के चक्कर में इस तरह की चीजें उठा के ला रहे, जैसे इससे पहला बिद्दत में निकाह का मामला लेके आए तो गोया आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ, उससे जो सिंपैथी थी और ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि जब आप बिलो द बेल्ट जाके हिट करते हैं तो लोग अब समझदार है, लोगों को पता है कि आप ये चीजें क्यों कर रहे हैं। मेरा ख्याल में ये अगेन काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा, इससे निकलना कुछ नहीं है। ना तो कैरियन वाइट जो अग्रीव पार्टी है वो आके कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, ना कहीं और से कहा गया। आप कहां से ये बैठ के डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कोई किसी की औलाद है या आप नहीं समझते हैं, क्या आप है? ये समझते हैं कि असल मामला जो है कि वो कोई लीगल पॉइंट के ऊपर कोई फैसला लेना मकसूद नहीं है, महज एक पॉलिटिकली या एक किरदार कुशी जो हमारी बदकिस्मती से सियासी कल्चर में फातिमा जना के खिलाफ जो कैंपेन शुरू हुई थी उस वक्त से हम आज तक वहाँ से नहीं निकल सके, ना वो ज़हनियत निकल सकी, कि उसका तसलसल है ये, या वाकई कोई लीगल पॉइंट्स के ऊपर आप समझते हैं ये चीज़ कोई? मुझे बिल्कुल वही जो आप नुक्ता पहले आपने अर्ज किया कि इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, किसी को डिफेम करना, रेडिक्यूल करना और इससे मकासद यही हासिल करना है ताकि अवाम की नज़रों में किसी को आपने एक तरह से जलील और रुस्वा करना है, ये शायद उसके लिए तो है। फिर आप देखें कि इसकी रिलीजियस कॉनोटेशन भी है। आपको समझना चाहिए कि अब इन मामला को जब पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं, इससे पहले देखा नहीं इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हुआ, एक गवर्नर का कत्ल हो गया, गोया किस तरह के मामला मिलते जुलते आप कहते हैं ना कि जब आप रिलीजन को बीच में लेके आते हैं तो फिर लोगों की रायबंदी किसी शख्स के बारे में। तो मेरा ख्याल में सियासी मैदान के अंदर आप दीगर इशूज को तो उठा के तो किसी को उचित कर सकते हैं, किसी को शिकस्त देना, किसी को आपने फतह से इनकार करना हो, बट ऐसे मामला के जो हसास नौयत के हों, जो किसी की शोहरत को दागदार करें, जो किसी को रिलीजियसली डैमेज करने के बायस बने,
मेरा ख्याल में इन मामला से एतराज़ करना चाहिए। हौसला शेख नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं शराइ साहब आपसे भी और राय साहब भी आपके लिए भी सवाल है कि ये हमारे यहाँ एक कल्चर ये भी होता है कि अननोन आम शहरी की दरख्वास्त आ जाती है, वो लोअर कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट्स में भी एक अरसे तक चलती हैं, लेकिन फिर हालात बदलते हैं तो अचानक वो या तो बंदा गायब हो जाता है या आगे कहता है जी मैंने तो की नहीं है ये दरख्वास्त, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मेरे नाम से किसने दरख्वास्त कर दी। ये जो कल्चर है, ये शराइ साहब, इसको आप भी सहाफ़त में, मैं भी हूँ, मेरी अपनी एक राय है बड़ी इस पर, लेकिन आपकी इसके राय क्या है कि ये कहाँ से आ जाते हैं और कैसे ये होता है सारा मामला? भाई एक पैटर्न है खालिद, आपको मालूम है। अब हम जाहिर सी बात है, आप क्या बात करें, क्योंकि काजी वैसे साहब कहते हैं कि सबूत लेके, आप सबूत कहाँ से ऐसी बातों के मिलते हैं आपको। लेकिन खास पैटर्न के तहत जब चीज़ें हो रही होती हैं और एक मखसूस शख्स इस तरह की अवामी मफाद में दरखास्तें लेके आता है और फिर माजरत के साथ अदालतें भी ऐसे मामला को टेकअप कर लेती है ना, बाज़ औक़ात तो ये देखता है कि क्या शख्स जो दरखास्त लेके आए वाकई वो मुतासरा फरीक है या नहीं है, और उसकी नीयत क्या है। और मुद्दई कई पेशियों के ऊपर अदालतों में आते भी नहीं है, फिर बहुत से मुद्दई जो अदालतों में आते भी नहीं। राय साहब, आपकी इस पे क्या राय है कि कानूनी नुक्ता क्या है कि एक मुद्दई दरखास्त आ जाती है एक नामालूम शख्स की, वो कभी अदालत में आता भी नहीं है, बड़े तगड़े वकील आ जाते हैं उसके लिए, वो किसी पेशी में आता भी नहीं है, उसकी हेयरिंग भी होती रहती है, फिर अचानक पता चलता है कि नहीं ये तो था ही नहीं। अरशद शरीफ के खिलाफ देख लें कितनी दरखास्तें आई और बाद में जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। तो इस पे कोई कानून कदगन नहीं लगाता कि अच्छा कोई पिटिशनर है वो एक दफ़ा हाजिर ज़रूर हो अदालत में, आकर बताए मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ? देखिए, असूली तौर पे तो जब भी कोई पिटीशन लगती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि जी पिटिशनर अफेक्टेड किस तरीके से है, क्या वो खुद अफेक्टेड है या वो पब्लिक एट लार्ज का मुद्दा लेके आया है। या आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में पिटिशंस भी आ जाती हैं, ज़मीर भी अचानक से रातों रात जाग जाते हैं और फिर हमें नजर आता है कि बैक टू बैक 6-7 पॉलिटिशियंस बैठ के प्रेसेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में कि जी ये वही चीजें हैं कि जो इंटरकनेक्टेड हैं और इसका अदालतों को भी इल्म है, और अदालतें अगर खुद इसको नहीं डिस्करेज करेंगी, आप और हम तो फिर कुछ नहीं कर सकते, अवाम भी कुछ नहीं कर सकती। तो अदालतों को चाहिए कि वो जरूर बुलाएं और पूछें कि जनाब बताइए कि आपने ये किस कैपेसिटी में, किस चीज से एग्रीव्ड होके ये केसेस लगाए हैं। लेकिन बात वही है कि जी बात अगर सदर ममलिकत पे आ जानी है कि वो बैठ के अब आईने पाकिस्तान को साइड पे रख के वो इन मामलात का हल कराएंगे, तो वो ये कोई बलूचिस्तान की असेंबली तो नहीं है, तो फिर ऐसे ही मामला चलेगा, जरदारी साहब इसको ठीक कर लेंगे। फिर तो या ये होगा कि एक ऑर्डिनेंस आ जाएगा और उस ऑर्डिनेंस के में कोई मन अपनी तरह की कोई कानून साजी हो जाएगी, या फिर ये है कि जी चले हम राय साहब दुआ कर सकते हैं कि आइन कानून की बालादस्ती हो। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास आपका भी, और इफ्तिखार शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कुछ किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर हम कुछ डिटेल से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे बिश्केक की, किर्गिस्तान की, जहाँ पे गुज़श्ता रात से फसादात हुए हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं, बिलखसूस मेडिकल के शोबे से वाबस्ता जो तालीम है वो हासिल की जा रही है। जो गैर मुसद्दक़ा इतलात इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर है, उसमें 3 जो है कि अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि वहाँ पे लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। अभी भी बाज़ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट है किर्गिस्तान की, उसने अनाउंसमेंट तो की है कि हालात पे काबू पा लिया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत भी ये अनाउंसमेंट यहाँ पे कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने भी रब्ता किया पाकिस्तान के सफ़ीर से, दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान का भी कहना है कि हमने इस्लामाबाद के अंदर जो किर्गिस्तान के सफ़ीर हैं उनको भी दफ्तर ख़ारजा में तलब किया और उनको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से, ख़दशात से आगाह किया और पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ाम करने की हिदायत की गई है। मीनवाइल हमारे जो सफ़ीर हैं उन्होंने भी जो किर्गिस्तान की वज़ारत ख़ारजा है उनके आला हुकाम से मुलाकात की है। हमारे सफ़ीर ने ग़ालिबन उस हॉस्टल का दौरा भी किया है जहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं कि मुकीम थे, जहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा हुआ। इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है और क्या सूरत हाल है? अभी भी बाज़ इतलात के मुताबिक वहाँ पर जो शरपसंद अनासर हैं जो मकामी, वो धमकी अमेज़ पैगामात सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं और ख़दशा है कि आज रात को भी वहाँ पे कुछ ऐसे दंगा फसादात जो है हो सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट जो इस वक्त बिश्केक में ही हैं, उस हॉस्टल में मुकीम थे,
वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे ज़रा लेटेस्ट पोजीशन भी देख लेते हैं, वहाँ पे क्या है इस वक्त उनकी हालत ज़ार क्या, उनको सपोर्ट क्या मिल रही है। गवर्नमेंट तो बहुत सी क्लेम कर रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है वो हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? जी सर, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, ये बताएं कि एक तो हमें ज़रा लेटेस्ट बता दीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि सोशल मीडिया से ऐसे तासुर मिलता है कि शायद अभी भी वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है और सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, और फिर हम आपसे ज़रा ये भी बात करेंगे कि ये एक्चुअली ओरिजिनेट क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर इसकी क्या बाकी डिटेल है वो भी हम आपसे पूछते हैं। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है आप वहाँ पे जहाँ पे हैं? सर इस वक्त ये सिचुएशन है कि किसी किस्म की कोई सपोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें नहीं मिल रही है। हम्म, स्टिल अभी तक हम अपने घरों में बंद हैं, भूखे प्यासे। सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी से हमें ये बताया गया है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। अपने जो डोर है वो अंदर से लॉक रखें, क्योंकि अभी भी वो लोग बाहर झुंड बना के खड़े हुए हैं। और काफी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना, उनके अपार्टमेंट्स के, उनके घरों के बाहर वो लोग खड़े हुए हैं, नॉक कर रहे हैं कि कब ये लोग बाहर निकले और हम इन्हें पकड़ के मारे। ठीक हो गया सर। तो बाकी जो एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी है, हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर 2 दिए गए थे, उस पे हम कॉल करते हैं, कोई भी कॉल उठाता ही नहीं है। और जो हमारे यहाँ पे एम्बेसडर है, पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्बेसडर है, वो आज सिर्फ एक दफा आए थे। यहाँ पे हमारा आईयू के हॉस्टल है, ठीक है, वहां पे आए थे और उन्होंने आके हमें ही थ्रेट किया। ठीक है, कहते हैं कि आपने बिल्कुल कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी है, किसी भी जो है ना मीडिया चैनल पे आपने कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि हम पे जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। शायद शहबाज शरीफ साहब की कॉल भी हमें आई है, तो और कहते हैं कि आइंदा किसी ने अगर वीडियो पोस्ट की तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना कह के वो वापस चले गए और किसी किस्म की कोई सहूलत हमें नहीं मिली है। सर रात से सब स्टूडेंट्स भूखे जो है ना वो फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे फंसे हुए, ना कुछ पास खाने के लिए है, अच्छा, दो ना बाहर जा सिनेरियो सकते हैं, क्योंकि उसामा, दो चीज़ें जी हैं सर। मैं ये पूछना चाहूँगा। एक तो वो हॉस्टल है जिसके ऊपर अटैक हुआ, रात की जो वीडियोस हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। सर, एक हॉस्टल नहीं है सर, 3 और हॉस्टल्स है अच्छा, जिन पे अटैक हुआ है। कितने? 3 हॉस्टल्स है सर। 3 हॉस्टल्स हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हमें मनाजर देखने को मिले हैं कि जहाँ पे अपार्टमेंट्स या जगह खाली करवाई जा रही हैं। क्या वो भी हॉस्टल्स हैं या स्टूडेंट्स जी खुद बिल्कुल। मिलकर अपार्टमेंट्स लेते हैं या प्राइवेट वो हॉस्टल्स? क्या सिचुएशन है? सर वो उस वजह से कि क्योंकि जहाँ पे ये लोग अटैक करते हैं, उस हॉस्टल को, उस अपार्टमेंट को वो तोड़ देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। तो डेफिनेटली सर, जिसका घर है उसको अपना घर जो है उसको नुकसान नहीं चाहिए ना, तो उस वजह से वो खाली करवा रहे हैं कि आप यहाँ पे हैं, दोबारा अटैक होगा, दोबारा वो तोड़ फोड़ करेंगे और हमारा नुकसान होगा। उस वजह से वो सब खाली करवा रहे हैं सर। अच्छा, तो जो लोग, जो स्टूडेंट्स इस किस्म की जगहों से, अपार्टमेंट से निकाले गए हैं, तो वो फिर कहाँ गए हैं? कोई नई जगह पे क्या अपार्टमेंट मिला है उन्हें या कोई खुले? सर वो उनको या तो दोबारा से वो पकड़ लेते हैं, वो मारते हैं, बिठा लेते हैं नंगा करके, या वो कहीं किसी दोस्त के पास चले गए। इसी तरह से सर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, लड़कियां भी, यहाँ तक कि खवातीन भी जलीलो ख्वार हो रही हैं सर। ठीक है, उनको भी निकाल दिया गया है घरों से और किसी किस्म की कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, ना हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, ना पाकिस्तान एम्बेसी की अच्छा, तरफ ये बताएं कि बहुत सी खबरें, ये मसला शुरू कैसे हुआ, ये लड़ाई झगड़ा हुआ क्यों? बहुत सी इतलात यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट आ रही हैं। आप बताएं कि आप उस अगर हॉस्टल में मुकीम है तो आपका क्या मुशाहिदा है, ये झगड़ा फसाद जी शुरू हुआ कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अभी बेसिकली आप कर लें कि अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हुआ है, यहाँ पे कोई 7 से 8 स्टूडेंट्स जो है वो इजिप्ट से आए हैं। ठीक है, मिस्र से? हाँ मिस्र से आए हैं, जी। एग्जैक्टली। तो हुआ ये कि यहाँ इनके लोकल कोई 2-3 लड़के थे जो शराब के नशे में धुत थे। ठीक है, तो क्योंकि उस हॉस्टल में फीमेल्स भी हैं, तो वो किसी फीमेल के पीछे जबरदस्ती हॉस्टल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो उस वजह से उन जो जो मिस्र से आए हुए स्टूडेंट्स थे और उन्होंने उनको मारा। ठीक है, अच्छा। उन्होंने मारा और वो चले गए। अब सर एक्चुअली यहाँ पे मसला ये है कि इन लोगों को ना हमारी शक्लें एक जैसी लगती हैं, चाहे वो इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, मिस्र से आया हुआ है। तो इन्हें ये लगा कि शायद ये पाकिस्तानी है या इंडियंस है ना। ये सारे तो फिर इकट्ठे। 3 दिन बाद, एग्जैक्टली 3 दिन बाद इन्होंने प्लान किया। 3 दिन में और कोई तकरीबन 300 से 500 के करीब लोग रात को जब सोए हुए थे सब लोग हॉस्टल में, तो इन्होंने पहले एक हॉस्टल पे अटैक किया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, यहाँ तक कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है ना सर, रेप भी हुए हैं यहाँ पे, उनको ज्यादती का निशाना भी बनाया गया है। और मतलब मेरे पास पिक्चर वीडियोस है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। ठीक है ना, छुरियां मारी गई हैं सर, ठीक है ना, गर्दनें काटी गई हैं, ठीक है ना, और
मतलब बहुत जुल्म किया गया। और आज भी आपको मैंने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया था, थ्रेड्स मिल रहे हैं, आज रात को वो कह रहे हैं कि हम फिर से आप पे अटैक करेंगे। अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हमलावर थे, क्या ये भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या ये अदर देन? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, स्टूडेंट्स नहीं है, ये यहाँ के लोकल शहरी हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं है। हम्म। तो मकामी जो पुलिस है या हॉस्टल की अपनी भी सिक्योरिटी है या नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। रात को जब ये लोग मार रहे थे हम्म। तो पुलिस भी आई है, इनकी आर्मी भी आई है, और वो पास खड़े होके देख रहे थे। कोई भी छुड़वा नहीं रहा था, उन्हें किसी ने अरेस्ट नहीं किया। हम्म। किसी ने भी, उनमें से किसी एक को भी किसी ने अरेस्ट नहीं किया। हम्म। तो हाँ जी। अभी तो अभी ये बताएं कि ये जो सारी सिचुएशन है, अभी उसी हॉस्टल में आप या कहीं आप ही शिफ्ट हो गए हैं वहां से? नहीं, मैं वहीं पे हूँ सर। स्टिल हमने लॉक किया हुआ है, अंदर बैठे हुए। हम्म। अभी भी बाहर ये, मैं आपको पिक्चर्स भेज सकता हूँ, अभी भी बाहर ये ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है कि कब ये लोग निकले। और आज तो एक्चुअली इन्होंने इस तरह से किया, रात को तो इन्होंने हॉस्टल्स पे अटैक किया। हम्म। आज इन्होंने ये किया कि इन्होंने ढूंढना शुरू किया और मजीद कहाँ कहाँ पे पाकिस्तानी है। हम्म। ठीक है, तो अगर कोई बाहर गया है, सुबह मेरा एक फ्रेंड है ब्रेड लेने के लिए नीचे उतरा है, तो उसको पकड़ के मारा, इन्होंने बिठा लिया। तो लोकल अथॉरिटीज अभी ठीक भी है, कुछ नहीं एक्शन ले रही इनके खिलाफ? बाहर बैठे हैं आराम से वो है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। अच्छा, ये जिस जिस हॉस्टल में आप मुकीम हैं, ये बताएं कि वहाँ पे कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं? ओवरऑल टोटल वहाँ पे कितने हैं, उसमें पाकिस्तानी कितने हैं? सर यहाँ पे ओवरऑल कोई 600 से 700 स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें हम कोई 350 पाकिस्तानी, 350 से 400 पाकिस्तानी है सर। हम्म। और इस वक्त हाँ जो जी। जिस कंडीशन में आप हैं, होस्टेज लाइक है ना कि बाहर वो सारे डंडे सोटे लेके बैठे हुए हैं, तो अब आप कितने रह चुके हैं यहाँ पे और कितने यहाँ से निकल गए हैं? सर निकल ही नहीं सकते हैं ना सर, अच्छा। यहीं पे हैं सारे। हम्म। तो हाँ, निकल ही नहीं सकते हैं। और हम तो वापस जाना चाह रहे हैं सर पाकिस्तान। हम वापस पाकिस्तान वापस जाना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे भी मसले मसाइल। अब सुबह एक फीमेल है हमारे साथ ही होती हैं, और ये सब वाकया देख के पाकिस्तान में उनके वाले साहब को हार्ट अटैक आ गया। तो वो यहाँ से उन्होंने टिकट लिया फ्लाई दुबई का, और एयरपोर्ट पहुंची है, और एयरपोर्ट टैक्सी से उतरी है, और वो जो वॉकिंग डिस्टेंस है एयरपोर्ट की एंट्रेंस तक, वहां भी उनको यहाँ के जो लोकल शहरी हैं उन्होंने जो है वो घेर लिया, और मतलब हरासा करने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल वो भाग के तो एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुई, और अच्छा, वो ये चली बड़ा गई अजीब वहां सा से। लगता है ये कि हालात। ये इतना ज्यादा चलो, एक ग्रुप हो सकता है कि जो उस लोकेलिटी के अंदर हो या जिनका ये ग्रीवेंसेस हैं सारे के सारे, लेकिन एयरपोर्ट तक ये चीज फैल जाए ना, क्या पब्लिक में नहीं, कोई ऐसा स्पेसिफिकली रिएक्शन? ग्रुप नहीं है सर। सर ग्रुप नहीं है, स्पेसिफिकली ग्रुप नहीं है। ये जो है ना, यहाँ पे पसंद ही नहीं करते हैं किसी और मुल्क का शहरी जो है अपने अलावा, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियंस, ये पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन हाँ जी, वहाँ तो ये एक बड़ी तादाद स्पेसिफिकली गैर ग्रुप है। मुल्की जो है कि इस सब कंटिनेंट से जाते हैं पढ़ने के लिए मेडिकल एजुकेशन, तो क्या गवर्नमेंट तो उनको तो अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता होगा, लोग आते हैं पढ़ने में, फीसेस भी देते होंगे, पैसे भी देते होंगे, तो फिर क्यों नहीं ये आपको सपोर्ट मिल रही वहाँ से? जब आप एडमिशन्स लेते हैं तो उस वक्त आपको कोई ऐसी गारंटीज नहीं दी जाती कि आपकी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी हिफाजत या क्या? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। यहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं कंट्रैक्टर्स, ठीक है, जिन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। और आप बिलीव करें कि सुबह से किसी एक कॉन्ट्रैक्टर ने भी हमसे कांटेक्ट नहीं किया, कोई हेल्प नहीं की, कोई सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, उन्हें सिर्फ मतलब है अपने बिजनेस से। कॉन्ट्रैक्टर से ठीक है, मुराद उन्हें आपके ये ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जिनके जरिए आप एडमिशन लेते हैं और वहाँ? नहीं नहीं नहीं, ट्रैवल एजेंट नहीं सर। सर बेसिकली जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है ना, वो तो है इनकी, जो किर्गिस्तान है इनकी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। अब वहां पे एक बंदा बैठा होगा जो लाइक पाकिस्तानी कंट्रैक्टर है, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स मंगवा के उनको देगा। ठीक है, एक इंडियन अच्छा। बैठा होगा जो वहां इंडिया से स्टूडेंट्स मंगवा के देगा, बिजनेस है उनका ना। लाइक वहां से अगर यूनिवर्सिटी आपको 500 में वीजा दे रही है या बाकी सारे अखराजात, तो वो 1500 चार्ज करेगा। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे सर वो लोग हैं जो गांव से उठकर आए थे, और आज उनके पास जो है ना जनाब, फॉर्च्यूनर है, BMW है, इस तरह की गाड़ियां हैं, ऐशो आराम है। ठीक है ना, तो ये सारा हम स्टूडेंट्स की वजह से। अच्छा, तो वो भी आप मतलब आपकी कॉल्स वगैरह की, आपने राब्ता किया उनसे? बिल्कुल की है सर, कोई अटेंड ही नहीं कर रहा, कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा, नंबर बंद किए हुए हैं, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया सर। तो अभी आप ये कोई शेल्टर, कोई वापसी के लिए अरेंजमेंट्स, कोई आपने मैसेजेस किए नंबर्स के ऊपर? ये जो ये लैंड नंबर दिए, मोबाइल नंबर दिए एम्बेसी ने? लैंडलाइन सर, लैंडलाइन नंबर दिए हैं, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है।
यहाँ तक कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ, उनका भी मैंने न्यूज़ पे बयान सुना है। उन्होंने बताया जी कि सब अंडर कंट्रोल है और किसी को कुछ नहीं हुआ है। सब फेक न्यूज़ है सर। जिस यहाँ पे हॉस्टल में इतने आप हैं लोग वहाँ पे जख्मी हुए हैं पाकिस्तानी फीमेल कितनी है स्टूडेंट्स? सर, तकरीबन होंगी कोई 120 से 150 के करीब होंगी सर। और जो जख्मी हुए हैं पाकिस्तानी कितने हैं आपकी इत्तला के मुताबिक जो जख्मी हुए हैं आपके इस हॉस्टल में? सर वो तकरीबन आप कह लें कोई 100 के करीब होंगे या शायद ज्यादा। अभी अभी तक हमें खुद भी कंफर्म नहीं हो रहा। काफी सारे स्टूडेंट्स अभी तक लापता हैं, उनसे कांटेक्ट ही नहीं है सर। पता ही हम्म नहीं है वो कहाँ पे। और हाँ जी, फीमेल फीमेल भी जख्मी हुई हैं? फीमेल्स भी जख्मी हुए हैं और तकरीबन कोई 15 के करीब फीमेल जो है ना, उनका रेप किया गया है। जो ये खबरें चल रही थी यहाँ पे कि जो लोकल हॉस्पिटल्स पे लेकर गए हैं जख्मियों को, ट्रीटमेंट भी दिया गया है, तो आपके सामने कोई ऐसा एम्बुलेंस यहाँ पे आई हो, लेकर गई हो, वापस ड्रॉप किया हो, या कोई ऐसी चीज़ देखी है आपने वो एक्टिविटी? बाद में वो बहुत बाद में सर एम्बुलेंस आई थी, ठीक है ना। तो वो फिर कुछ हमने खुद मंगवाई, ठीक है ना। तो हम्म और वो बाद में फिर लेके गए। और पूरा सर आप देखें सर, पूरी रात ये चलता रहा। हम्म पुलिस भी आ गई, आदमी भी आ गए, फिर चलता रहा, हम्म ठीक है। सुबह फजर के वक्त ये ड्रामा खत्म हुआ है। हम्म उसके बाद जो है वो एम्बुलेंस कुछ खुद मंगवाई, कुछ उन्होंने जो है मंगवाई। तो इस तरह से फिर लेके गए हॉस्पिटल में सर। चले, बहुत जो शुक्रिया उसामा, आपके लिए दुआ गो हैं कि महफूज रहिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का भी वहाँ पे। हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी स्टूडेंट से जो इस वक्त बिश्कीक में है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं ये भी, और जो इस वक्त जो सारी सिचुएशन बता रहे हैं, फौरी तौर के ऊपर जो हमारी असेसमेंट है वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से मदद चाहिए। एक तो इनको शेल्टर चाहिए, महफूज जगह चाहिए, नंबर 1, और जो लोग वापस आना चाहते हैं उनको एक महफूज रास्ता एयरपोर्ट तक दरकार होगा, क्योंकि इस स्टूडेंट उसामा के मुताबिक कि अगर एयरपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अटैक्स किए जा रहे हैं, ताकि वो महफूज रास्ता मिल सके। और इसमें यकीनी तौर पर हमारे जो एम्बेसी है उनको, जो उनकी वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री या फॉरेन ऑफिस है, उससे बात करनी होगी। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और तीसरा, यहाँ पे शेल्टर के लिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि वो रात से अभी तक कुछ खा पी नहीं सके, जो उनके पास सामान है ही नहीं है, और बाहर जाते हैं तो उनको भी तशद्दुद को निशाना बनाया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बड़े फोकस करने की ज़रूरत है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।